औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो है वो प्रॉब्लम देखनी है, और ये आई.कॉम सेकंड ईयर वालों का जो कोर्स है उसमें प्रॉब्लम शामिल है, और बी.कॉम की डिग्री और बाकी जो आगे कोर्सेज होती है उसमें कुछ एडवांस किस्म की प्रॉब्लम जिनमें मज़ीद चीज़ें डिस्कस होती हैं उनका शमूलियत होती है। तो इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे जो कि बेसिक पॉइंट थे इस हवाले से कि जब हमारे पास जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले शार्ट सा इसको जो है वो हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो रिसीट एंड पेमेंट हर क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, ये हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है, ये डेबिट साइड जो होती है ये हमारे पास रिसीट साइड होती है, क्रेडिट साइड जो होती है ये हमारे पास पेमेंट साइड होती है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए ये हमें 6 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमने बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शुड बी एक्सक्लूडेड, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए शामिल नहीं करेंगे, यानी कि उसको आप छोड़ देंगे, उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे, वो आप नहीं लिखेंगे। यानी कि पहला पॉइंट जो है वो आप जो बैलेंसेस दिए गए होते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम या इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे हम प्रॉब्लम पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर बैलेंस दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है स्टार्ट में टू बैलेंस, कैश एट बैंक, कैश इन ऑफिस। तो ये जो रिसीट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस हैं इनको, और उसके बाद जो पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, और फिर हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस, इन बैलेंसेस को हम छोड़ देंगे, इनको हम नहीं लिखेंगे। यानी कि जो हमारे पास बैलेंस है ये बैलेंस और ये बैलेंस हम इनको छोड़ देंगे, इनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ऑल आइटम ऑफ कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड, यानी कि तमाम के तमाम वो आइटम जो कैपिटल रिसीट, यानी कि हमारे पास जो रिसीट साइड पर तमाम के तमाम वसूलियाँ होंगी, उनमें अगर कोई भी कैपिटल नेचर की रिसीट पाई जाती है तो उसको हम छोड़ देंगे, यानी कि उसको हम फिर इनकम साइड पर नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमने कोई एसेट वगैरह लिया है या कोई ऐसी हमने अदायगी की है जो कि रेवेन्यू नेचर की नहीं है, तो उसको भी हम पेमेंट साइड पर नहीं लिखेंगे, यानी कि उसको हम छोड़ देंगे। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर ये देखें जी, लिखा हुआ है परचेज ऑफ बाईसाइकिल, परचेज ऑफ डिफेंस बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये जो पेमेंट है हमारे पास ये कैपिटल नेचर की हैं, लिहाजा हम इनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे ये रिसीट साइड पर है टू सेल्स प्रोसीड्स ऑफ कार, ठीक है, यानी कि हमने जो कार है वो फरोख्त की है और उससे हमें ये जो है वो आमदनी वसूल हो रही है। तो अभी यानी कि हम यहाँ पर इस कार की ख़रीद व फरोख्त का हम कारोबार नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा ये कैपिटल नेचर की रिसीट है, इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद
दूसरी बात ये थी हमारे पास कि हम जितने भी कैपिटल नेचर की रिसीट्स होंगी या पेमेंट्स होंगी उनको हम छोड़ देंगे, उनको हम ट्रीटमेंट में नहीं लाएंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि ऑल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर और फॉर ईयर टू कम शुड बी एक्सक्लूडेड, यानी कि तमाम ऐसी आमदनी जो कि गुजरे हुए साल से मुतल्लक हो या आने वाले साल के मुतल्लक हो, हम उसको छोड़ देंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर जब आगे कुछ प्रॉब्लम में पढ़ेंगे, इसी जो पहली प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन, यानी कि हमने जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट वसूल की है वो की है हमने 3000 रुपये, जबकि यहाँ पर फिर इसने मेंशन कर दिया है, किसने कहा है कि इसमें से जो 200 रुपये हैं वो 1992 से रिलेटेड हैं, जबकि हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं ये 1991 की है। तो इसका मतलब है जो 1992 के 200 रुपये यहाँ पर शामिल हैं, यानी कि 200 रुपये जो शामिल हैं, ये अब यहाँ पर हम जो सिर्फ और सिर्फ रसीट लिखेंगे वो लिखेंगे 1991 की। तो 1992 के हमारे पास यहाँ पर जो अमाउंट है हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे। तो लिहाजा अब क्या है कि ये आने वाले साल यानी कि 1992 की रसीट है, इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर हम कोई और प्रॉब्लम देखें तो इसमें हमारे पास जैसे ये प्रॉब्लम है, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 पर हम जब आगे चलेंगे, लेकिन अभी हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसके हवाले से देख लें कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो दी हुई है वो 3 सालों की दी हुई हैं, यानी कि 1990 की दी है उसने, 1991 की दी है और 1992 की सब्सक्रिप्शन दी है। अब देखें हमारे पास ने कहा है कि हम जो साल गुजर चुका है हम उसकी सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिखेंगे और जो आने वाला है उसकी भी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि जिस साल के हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उस साल की सब्सक्रिप्शन को हम लिखेंगे, गुजरे हुए साल और आने वाले साल के सब्सक्रिप्शन को हम छोड़ देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कि ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीवियस ईयर और ईयर टू कम शुड बी एक्सक्लूडेड, के तमाम ऐसे अखराजात जो कि हमने अदा भी किए हैं लेकिन वो गुजरे हुए अरसे के मुतल्लक थे, तो लिहाजा हम उन एक्सपेंसेस को भी निकाल देंगे। यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस, फर्ज करें यहाँ पर अगर हमें कोई एक्सपेंसेस दिया गया हो, एडजस्टमेंट में हम बात कर लेते हैं, जैसे उसने यहाँ पर कहा है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं स्टेशनरी RS 312 रिलेटेड टू 1990 स्टिल ओइंग, कि स्टेशनरी का जो बिल है वो 312 रुपये है, वो 1990 से रिलेटेड है, लेकिन वो हमारी स्टिल ओइंग है, यानी कि अभी तक हमारे ऊपर बोझ है। तो ये हमने 1990 का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 1990 में करनी है, ठीक है। और उसने कहा है स्टिल ओइंग RS 364 और इस साल के जो हमारे वाजबात हैं वो 364 रुपये। अब ऐसे एक्सपेंडिचर जो इस साल से मुतल्लक होंगे वो हम लिखेंगे और जो गुजरे वाले साल से मुतल्लक होंगे उनको हम ट्रीटमेंट में नहीं लाएंगे। उसके बाद हमारे जो ऐसे एक्सपेंसेस, जैसे हम ये प्रॉब्लम नंबर 4 में हम जाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस जो है वो उनके हम वक्तन फ़क्तन ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 के ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीवियस ईयर और ईयर टू कम शुड बी एक्सक्लूडेड, यानी कि ऐसे अखराजात जो कि गुजरे हुए साल के मुतल्लिक हों या आने वाले साल के मुतल्लिक हों आप उनको छोड़ देंगे, उनको नहीं लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है ऑल अक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द पीरियड शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि आप गुजरे हुए साल के एक्सपेंसेस को भी छोड़ देंगे और गुजरे हुए साल के इनकम को भी छोड़ देंगे, लेकिन अक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो आपने कमा ली हो लेकिन वसूल ना की हो, यानी कि आपके लिए काबिल वसूल है लेकिन अभी तक आपने वसूल नहीं की है, तो वो अमाउंट आप उस साल में ट्रीटमेंट करेंगे
और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि उस साल में वाजिबुल अदा थे, आपने अदा करने थे लेकिन आपने अदा नहीं किए हैं, तो वो उस साल के एक्सपेंसेस में लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है कि आइटम सच एज बैड डेट्स डेप्रिसिएशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि तमाम के तमाम जो एक्सपेंसेस हैं जैसे कि बैड डेट्स हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह है, इसकी आप ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी हमने ये 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन्हीं 6 पॉइंट्स को लेकर हम जो है वो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम नंबर 1 पे आए तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो आइटम दिए हुए हैं, सबसे पहले ये रसीट साइड होती है जो कि डेबिट साइड होती है। बाद दफ़ा लिखा होता है, बाद दफ़ा नहीं लिखा होता। जैसे ये पहली प्रॉब्लम में नहीं लिखा हुआ, दूसरी प्रॉब्लम में नहीं लिखा हुआ, जबकि ये तीसरी प्रॉब्लम में ये यहाँ पर रसीट और पेमेंट लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, आप इसकी ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे। अब आपके पास जो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अब यहाँ पर कंपनी का कोई नाम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन में आप स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर ended 31 दिसंबर 1991। तो इसके बाद आप स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट आपके पास सेम जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे इसकी ट्रीटमेंट होगी। इसकी भी आपके पास अकाउंट होते हैं। तो अब रसीट साइड जो होती है इसको आप कन्वर्ट कर देंगे इनकम साइड पर, यानी कि रसीट साइड जो है वो क्रेडिट साइड इनकम में ट्रांसफर होगी, जबकि पेमेंट साइड जो है वो एक्सपेंडिचर में। और यहाँ पर आप जो है वो आर एस अमाउंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो आइटम है, अब देखें अगर हम इनकम साइड पर चलें तो देखें यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है हमें किसी किस्म की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले है जी बैलेंस। तो बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ देंगे। तो हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा जी, ना कैश का लिखा, ना ही हमने लिखा बैंक का। ठीक है। और सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारे पास जो टोटल हमने वसूल की है, ये वसूल किया जी हमने 3000। अब इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है कि जो 200 है ये हमारे पास प्रीपेड है, तो लिहाजा हम इसको लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड। अब क्योंकि ये हमारे पास आने वाले साल से रिलेटेड है तो लिहाजा हम इसको लेस कर देंगे। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो 1991 की सब्सक्रिप्शन है, जो इस साल से मुतल्लक सब्सक्रिप्शन है, वो हमारे पास कितनी है जी? इस साल से मुतल्लक हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो है जी 2800। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो जो आइटम है हमारे पास ये रेवेन्यू से रिलेटेड है बाय इंटरेस्ट। तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, ऑन इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट है जी 1500 और बैंक इंटरेस्ट है आपके पास 10 रुपये। अगर इसको आप इकट्ठा करें तो ये हो जाएगी जी 1560। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो रसीट साइड है इससे रिलेटेड अगर हम आइटम देखें तो ओपनिंग जो आइटम है वो हमने ओपनिंग जो बैलेंसेस है वो हमने छोड़ देने हैं। बाकी जो रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड आइटम है वो हमने लिख दिए हैं। और इसके बाद ये कैपिटल रसीट है, लिहाजा हमने इसको नहीं लिखना है। तो अब हम चलते हैं जी एक्सपेंडिचर साइड पर। बाय सैलरीज को हमने तो सैलरीज हमारे पास अमाउंट है जी 3600। उसके बाद है जी बाय रेंट टू रेंट हमारे पास है जी 600। और उसके बाद बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है जी हमारे पास 145। और उसके बाद हमारे पास है जी बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम 25। और इसके बाद परचेज ऑफ बाईसाइकिल है जो कि हमारे पास एसेट से रिलेटेड है। अगर बिजनेस में यूज़ किया पर्सनल यूज़ है तो फिर ड्राइंग में आ जाता है, यानी कि ये हम बिजनेस में नहीं लिखेंगे, ये हमारा रेवेन्यू आइटम नहीं है। और परचेज ऑफ डिवेंस बॉन्ड है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो लिहाजा ये भी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी हम नहीं लिखेंगे, इनको भी हम छोड़ देंगे। तो अब हमने इसको करना है बैलेंस। तो जब हम बैलेंस करते हैं तो हम जो दोनों साइड का बैलेंस होता है इसका तरीकाकार ये होता है कि आप दोनों साइड के जो बैलेंस हैं वो इकट्ठे करके लिखें। तो अगर हम इस साइड का बैलेंस करते हैं, अच्छा जी, ये हमने एक आइटम जो है वो गलत ऐड किया था, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास है जी 1500। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है ये लिखी हुई है इंटरनल स्टोरेज रनिंग लो परफॉर्मेंस। अच्छा जी, तो इसमें हमने जो इनकम साइड है इसका हमने जब टोटल किया तो ये हमारे पास है जी 4310। और जब हमने एक्सपेंडिचर साइड का टोटल किया तो ये हमारे पास आया 4370। तो अब जो ग्रेटर अमाउंट होती है यानी कि बड़ी अमाउंट होती है वो हम दोनों तरफ लिख देंगे। ये लेजर अकाउंट को बैलेंस करना और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सब में ऐसे ही होता है कि आपने क्या करना होता है कि जो बड़ी अमाउंट होती है वो दोनों तरफ लिख देते हैं और फिर उसको आप बैलेंस कैसे करते हैं। अब देखें कि ये अकाउंट ये तो इसका रियल बैलेंस है, ये इसका रियल बैलेंस है, जबकि इस तरफ जो है वो हमारे पास बैलेंस कम है। तो अब हम क्या लिखेंगे जी, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर अवर इनकम। और इसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में बोलते हैं डेफिसिट, यानी कि यहाँ पर नफ़ा और नुकसान तो होता नहीं है,
नफ़ा और नुकसान के लिए तो ये अकाउंट बनाए नहीं जाते, इसलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है। तो जब कभी इनकम हमारे पास ज़्यादा होती है, एक्सपेंडिचर हमारे पास कम होते हैं, तो हम कहते हैं जी कि हमारे पास बैलेंस जो है वो सरप्लस बैलेंस है। और जब कभी हमारे पास जो दौरानिया होता है, गिवन पीरियड होता है, उस गिवन पीरियड के दौरान हमारे अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं और उसी अरसे में हमें होने वाली इनकम कम होती है, तो उस वक्त हम कहते हैं जी कि हमारा जो बैलेंस है वो डेफिसिट बैलेंस है। तो ये इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, तो लिहाजा ये इतना ही। इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम है, आई कम लेवल पर जो सबसे टफ प्रॉब्लम है वो इससे नेक्स्ट ही है। तो इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करते हैं इसके बाद, ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कोई मसला ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।